हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, और जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उस सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से ज़रूर देखें भाई। ये क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और आप सभी को पता है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। तो देखते हैं 1000 क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई सीरीज के। ठीक है, और आज 1001 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट है। तो दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं भाई। तो फीचर लेखन, विज्ञापन, पटकथा या उद्घोषणा। तो क्या कहते हैं भाई। तो क्या कहेंगे, उसको पटकथा कहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे पटकथा कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो कौन सा कथन ठीक नहीं भाई दूरदर्शन समाचार के विषय में। तो कौन सा नहीं है। समाचार सत्यता पर आधारित हो, बिल्कुल होने चाहिए। समाचार लेखक निष्पक्ष हो, बिल्कुल होना चाहिए। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। ये क्या है, यही क्या है, गलत है, क्योंकि शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक है दूरदर्शन समाचार में। ठीक है, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका दे भाई। तो सी आंसर इसमें गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है और सभी बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 103वां क्वेश्चन है, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है दूरदर्शन के बारे में। ठीक है, पहले समाचार दूरदर्शन था। ठीक है, दूरदर्शन समाचार था। अब क्या है, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यह समाचार मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया, बिल्कुल बन गया भाई। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी, बिल्कुल है। जीवन दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है, बिल्कुल है। इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया, ये क्या है, गलत है भाई। दूरदर्शन के विषय में ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, इसमें विषयों के अंतिम तक जाने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है। आगे देखते हैं भाई, वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई गई, बिल्कुल बनाई गई है। अतीत के जीवन दस्तावेजों के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत अपना बी है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, ये क्या है, गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई, संचार भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और देश की अधिकाधिक जनता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या, किस उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है, समाचार, उद्घोषण, साक्षात्कार या विज्ञापन। तो उद्घोषण के द्वारा होता है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उद्घोषणा है भाई, ये उद्घोषणा है, ये इसमें गलत लिख रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा। भाई वीरकाल पूछा है, आदिकाल को किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृत्या ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी है भाई।
ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है और राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ये आपका आज क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा साहित्य भाई आदिकाल का नहीं है, ये हमें बताना है। तो भाई प्रगतिवादी साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। भाई आदिकाल का साहित्य कौन सा नहीं है? जैन साहित्य तो है, नाथ साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, लेकिन प्रगतिवादी साहित्य जो है ये आदिकाल का नहीं है। बल्कि किसका है ये? किसका है भाई ये आधुनिक काल का साहित्य है। ठीक है, जो प्रगतिवादी साहित्य है ये आधुनिक काल का साहित्य रहेगा। ठीक है, आधुनिक काल का साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? जो चंद्रबरदाई है ये किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। तो किसके थे? चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, पृथ्वीराज के, महाराणा प्रताप के। तो चंद्रबरदाई भाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है। ठीक है, इन्होंने माना है भाई, ठीक है, पृथ्वी जो चंद्रबरदाई जी है इनको महाकवि माना, प्रथम महाकवि माना। और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसको भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चंद्रबरदाई जी है इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको प्रथम महाकाव्य माना है। और जो पृथ्वीराज रासो है इसमें भाई 68 छंद है। कितने छंद है? 68 छंद है। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये आपको ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया है। सुख सुखी संवाद में कौन सी रचना रची गई है? तो पृथ्वीराज रासो। और किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा? तो इनमें से अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है? पहेलियाँ, उल्टबासी, मुकरियाँ या दो सुखने। तो जो अमीर खुसरो जी हैं इन्होंने भी उल्टबासियाँ नहीं लिखी, पहेलियाँ भी लिखी है, मुकरियाँ भी लिखी है, दो सुखने भी लिखी है। ठीक है, तो उल्टबासियाँ किसने लिखी है? तो उल्टबासियाँ भी कबीरदास ने लिखी है। ठीक है, किसने? कबीरदास ने लिखी है, यदि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो अमीर खुसरो है ये इनका वास्तविक नाम काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या है भाई इनका वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। क्या है? अबुल हसन है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, इनका नाम अबुल हसन है भाई। और इनके जो गुरु है इनका भी नाम पूछा गया है, इनके गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु। ठीक है, और जो अमीर खुसरो जी है ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के, किसके भाई? खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, आदि कवि कहे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है? तो किस भाषा में रचना नहीं की भाई विद्यापति ने? अवट में, मैथिली में, खड़ी बोली में, संस्कृत में। तो विद्यापति ने भाई खड़ी बोली में रचना नहीं लिखी है, अवट में लिखी है, मैथिली में लिखी है और संस्कृत में भी इन्होंने रचना की है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है? जो भक्ति काल है यानी भक्ति के उदय में, ठीक है, भक्ति काल में भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, क्या भाई? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, ठीक है, ये अवधारणा कौन से आलोचक ने की है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने। तो जो ये आलोचना है भाई, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, क्या कहा है? इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया, ठीक है, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया, ठीक है, ये भक्ति के उदय के संदर्भ में अवधारणा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है? भक्ति
आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन है ये एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है भाई। ये अवधारणा रामविलास शर्मा की है। ठीक है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है भाई। और जो ग्रियर्सन जी है, ठीक है, एक मिनट भाई, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भक्ति काल को ईसाईयत की देन कहा है। ठीक है, ईसाईयत की देन। ठीक है, ध्यान रखना, आपको पेपर में पूछे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय। ठीक है, भक्ति काल का समय क्या है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ये आपको बताना है। तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी, संवत 1350 से 1750 विक्रमी, ठीक है, संवत 1325 से 1725 विक्रमी, या संवत 1300 से 1700 विक्रमी। तो अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रामचंद्र शुक्ल ने के भी अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो इनमें से भाई कौन से प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई जायसी, कुतुबन, मंजन या दादू दयाल। तो जो दादू दयाल है ये भी प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये किसके हैं? ज्ञानाश्री शाखा के महत्वपूर्ण संत कवि है भाई। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के महत्वपूर्ण संत कवि है। ठीक है, जायसी, कुतुबन और मंजन ये क्या है? ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है ये किसकी रचना है? जायसी की, कुतुबन की, मंजन की या उस्मान की? जो मृगावती है भाई ये भाई कुतुबन की रचना रहेगी और 1501 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये भाषा ये जो मृगावती है इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा। काफी बार पेपर में पूछा गया है। और इसका छंद कौन सा? दोहा चौपाई छंद में ये लिखी गई है। ये भी काफी बार पूछी है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कुतुबन है इनको प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कहा है। ठीक है, क्या कहा है? प्रथम कवि कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और जायसी जी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। ठीक है, मंजन की है कौन सी रचना? मधुमालती। और उस्मान की कौन सी रचना है? उस्मान की है भाई चित्रावली। कौन सी उस्मान की? चित्रावली। अगला क्वेश्चन है, सोहिला किसकी रचना है? जो सोहिला है ये किसकी रचना है? कबीरदास की, सुंदरदास की, रैदास की या गुरु नानक की? तो ये सोहिला है ये भी गुरु नानक की रचना रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो गुरु नानक जी हैं इनकी और रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, एक तो इनकी होगी सोहिला, एक है इनकी जप्पू जी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार पूछी गई है। आशा दीवार ये भी पूछी गई है। ठीक है, रही रास। ठीक है, और ये कहाँ पे संकलित है ये भी पूछा जाता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है भाई। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है गुरु नानक जी की रचनाएं। और जो गुरु नानक जी की जप्पू जी रचना है, ठीक है, इसमें क्या है? गुरु नानक जी ने क्या कहा है? दर्शन का सार तत्व बताया इसमें, दर्शन का सार तत्व। ठीक है, ये जप्पू जी में गुरु नानक जी ने बताया है। और जो नसीहतनामा है, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है नसीहतनामा भी गुरु नानक जी की। ठीक है, और जो सुंदरदास है इनकी महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान समुंदर। दो रचना है इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण, ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। ठीक है, और कबीरदास की तो आपको पता है साखी शब्द रमेणी। ठीक है, रैदास की भी आपको पता होगी। जिस बच्चे को पता है कमेंट में आप मुझे जरूर से जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इनमें से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है ये बताना। सूरदास, नंददास, तुलसीदास, मीराबाई। तो सूरदास भी है, नंददास भी है, मीराबाई है, लेकिन जो तुलसीदास है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि है।
ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और आपको पता है सूरदास, तुलसीदास, सूरदास हो गए भाई, नंददास और मीराबाई ये कृष्ण शाखा के कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना है तुलसीदास को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना है सूरदास को भी, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का और सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, केशव दास की रचना नहीं है, तो इनमें से केशव दास की रचना कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। केशव दास की रामलला नेहरू, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो भाई देखो, कवि प्रिया केशव दास की, रसिक प्रिया केशव दास की, रामचंद्रिका केशव दास की है। लेकिन जो रामलला नेहरू है ये केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि ये तुलसीदास जी की रचना है। किसकी है? तुलसीदास जी की रचना रहेगी। ठीक है, और केशव दास की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया होगी, ठीक है, रामचंद्रिका होगी, विज्ञान गीता इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। एक और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है, केशव दास की रचना है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इनकी जो एक और रचना नक्सिक और छंदमाल, ये पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई के इष्ट देव हैं, तो मीराबाई के इष्ट देव कौन है? राम है, कृष्ण है, शिव है या इंद्र है? तो भाई मीराबाई के इष्ट देव है कृष्ण। कौन है? कृष्ण है। और जो मीराबाई है इनकी भक्ति के विषय में पूछा जाता है, मीराबाई की जो भक्ति है, जो मीराबाई की भक्ति है उसका कौन सा भाव है? तो माधुर्य भाव की भक्ति है भाई। मीराबाई की काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। उनकी भाषा भी पूछी गई है, इनकी भाषा कैसी है? मीराबाई की राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा भी। अगला क्वेश्चन है, अष्टशाप के कवि नहीं है, इनमें से अष्टशाप के कवि कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। कृष्णदास, चतुर्बुद्धदास, नंददास या नाभादास। जो नाभादास है ये अष्टशाप के कवि नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। जो नाभादास है गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन, ठीक है, राम भक्त है, कवि है भाई, राम भक्त कवि है। ठीक है, नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि है, ध्यान रखना है। और इनकी रचना कौन कौन सी है? भक्तमाल है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अष्टयाम है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। इसमें 4 शिष्य तो विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य इनके पिता वल्लभाचार्य के थे। इन 8 को लेकर इन्होंने अष्टशाप की रचना की थी भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के जो 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको पता है हम हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अपने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।